Hello students, myself Rinko Chavda and this is our 7th lecture. In this lecture, we will learn about functions in C++ and what is the new in functions in C++ as compared to C language. In this session, we will learn about main function, function prototype, call by reference, return by reference, inline function, default arguments, and functions overloading. Now, what is function? It is dividing a program into functions is one of the major principles of top-down structure programming. That means using function you can divide your whole program into parts, and that parts are nothing but a function in a programmatically language. Okay, so what is the advantage of it using function? It is possible to reduce the size of a program by calling and using them at different places in the program. That means write once and use it for multiple times. एक बार फंक्शन में 5 या 7 या 10 जितने भी लाइन का कोड है एक बार लिख दो और उस फंक्शन को एक नाम दे दो. ठीक है, तो जब भी वो काम की जरूरत है हम वो फंक्शन के नाम से कॉल करके उसको पूरा एग्जीक्यूट करवा देंगे, यानी हमें बारी बारी लिखना नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स इट्स ए reusability. When a function is called, control is transferred to the first statement in the function body. देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है. void फंक्शन करके एक फंक्शन की प्रोटोटाइप डिक्लेयर की है. जो फंक्शन का नाम है शो, उसके कोई पैरामीटर्स नहीं है, और void क्या है, उसका कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, रिटर्न टाइप कोई नहीं है. Now in a main function, see you have called function that is show with the name of that function. show नाम का जो फंक्शन हमने बनाया है उससे हमने कॉल कर दिया. जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो तुरंत वो कहाँ जाएगा, void main के बाहर सर्च करेगा कि void show करके कोई फंक्शन है या नहीं है. यहाँ पे देखो void show है, तो void show के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स है पहले वो एग्जीक्यूट कर देगा. उसके बाद वो कंट्रोल फ्लो है, तो void show से खत्म होने के बाद मेन में जो show फंक्शन कॉल हुआ है उसके बाद का जो स्टेटमेंट है वहां पर चला जाएगा. ठीक है, so in a C++, added many new features to the functions to make them more reliable and flexible. That means in a C++ आप operator overload तो कर ही सकते हो with the help of polymorphism, and you can also do function overloading also. ठीक है, तो ये जो चीज है फंक्शन के साथ नए जो फीचर्स ऐड हुए ओवरलोडिंग के हैं, रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस, रिटर्न बाय रेफरेंस, ये सब जो मॉडिफिकेशंस जो किए हैं दैट इंक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फैसिलिटीज. अभी सी लैंग्वेज में सब लोगों ने प्रोग्राम तो लिखा ही होगा, खुद का फंक्शन बनाया ना या नहीं बनाया है, लेकिन आपने एक फंक्शन तो यूज किया ही है उसके, दैट इज मेन फंक्शन. सेम वे C++ के अंदर भी मेन फंक्शन है, लेकिन C और C++ में डिफरेंस क्या है, C के अंदर मेन में void main लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पर C++ में मेन कंपलसरी इंटीजर रिटर्न करता है. तो यहाँ पे void main नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा int main. काफी सारे कंपाइलर्स हैं वो खुद से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन इट्स अ बेटर प्रैक्टिस टू राइट int main. Okay, C++ explicitly defines main as matching one of the following prototypes, that is int main or as int main with two parameters, that is integer arg c यानी कितने parameters है वो, और character star arg I यानी कितनी command line arguments है वो. तो यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर दिया है बॉटम में, लेफ्ट साइड बॉटम में int main curly brackets और उसके अंदर रिटर्न 0. तो ये हुआ बेसिक स्ट्रक्चर हुआ मेन फंक्शन का. ठीक है, since the return type of function is int by default, the keyword int into the main header is option. अगर आप C++ के कंपाइलर को तो पता ही है कि मेन का रिटर्न टाइप इंटीजर होगा, फिक्स ही है, यानी अगर नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, लेकिन लिखो तो आपके लिए अच्छा होगा. Most C++ compiler will generate an error or warning if there is no return statement.
यानी अगर ये रिटर्न 0 लिखा है, अगर int main के अंदर रिटर्न 0 नहीं लिखते हैं तो it will give you an warning or else a error that function should return a value and then the proceed to compile the program. अगर वार्निंग है तो वार्निंग दिखा के प्रोग्राम को कंपाइल तो कर ही देगा, ठीक है। और explicit use of return 0 statement will indicate that the program was successfully executed, यानी इंडिकेशन है कि रिटर्न 0 तक आया, यानी आपका पूरा जो है वो completely execute successfully हो चुका है। Now, when you define your own function, you supposed to have do three things. First of all is function prototype, यानी फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसा होगा, यानी फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन के कितने पैरामीटर्स है, कौन कौन से टाइप के पैरामीटर्स है, ठीक है। सेकेंड वन इज फंक्शन डेफिनेशन, यानी फंक्शन डेफिनेशन यानी फंक्शन जो हमने डिक्लेयर किया है उसके साथ कितने ऐसे स्टेटमेंट्स है जो ये फंक्शन कॉल के टाइम पे एग्जीक्यूट होंगे। तो फंक्शन प्रोटोटाइप हुआ, फंक्शन डेफिनेशन हुआ, एंड द थर्ड वन इज फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल यानी मेन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर या फिर कोई और फंक्शन के अंदर आपको जब भी जरूरत है यू कैन यूज दिस फंक्शन बाय कॉलिंग इटसेल्फ विद द नेम, इट्स अ नेम, ओके। So first of all we will see function prototype. It is same as whatever you have learned regarding function in C language. This is the same thing. Function prototype. The prototype describes the function interface to the compiler by giving details such as the number and the type of arguments and the type of return values. जो मैंने अभी बोला कि function prototype जब भी function prototype या declaration जब भी लिखते हो function का नाम देना पड़ेगा, फंक्शन में कितने पैरामीटर्स है और कौन कौन से टाइप के आर्गुमेंट्स है वो देना पड़ेगा, और फंक्शन क्या रिटर्न करता है वो देना पड़ेगा। दैट मीन्स विद फंक्शन प्रोटोटाइप अ टेम्पलेट इज ऑलवेज यूज्ड व्हेन डिक्लेयरिंग और डिफाइनिंग अ फंक्शन, यानी एक बार प्रोटोटाइप दे दिया उसके बाद जहां पे भी कॉल करते हो जब भी उसका डेफिनेशन यानी उसका स्टेटमेंट बॉडी लिखते हो तब इसको वो रेफर करेगा। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, the compiler uses the template to ensure that the proper arguments are passed and the return value is treated correctly or not. यानी जब भी कॉल करते हो तो कभी कभी L वैल्यू रिक्वायर्ड टाइप का एरर आता है C के अंदर, ठीक है, पैरामीटर मैचिंग का नॉट मैचिंग का एरर आता है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन का नाम तो सही दिया है लेकिन उसके पैरामीटर अगर इंटीजर और इंटीजर दो पैरामीटर है इंट टाइप के और आपने भेज दी है इंटीजर और फ्लोट, that means it will mismatch with the prototype, so it will give you an error. Any violation in matching the arguments or the return types will be caught by the compiler at the time of compilation itself. यानी जब भी कंपाइल होता है प्रोग्राम उसी टाइम पे चेक करेगा कि आपने प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन के टाइम पे जो फंक्शन का जो नाम, नंबर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप दिया है वो सेम रूल्स आपने कॉलिंग और डेफिनेशन के टाइम पे यूज किए हैं या नहीं किए, ठीक है। And in a C++, prototyping is essential, wherein ANSI C it was optional. अभी फंक्शन प्रोटोटाइप का जो सिंटैक्स है यहाँ पे देखो दिया है, बोल्ड में लिया है सेकेंड लाइन में, टाइप, फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट। तो उसका देखो एग्जांपल यहाँ पे फ्लोट, वॉल्यूम। तो फ्लोट क्या है, रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम क्या है, वॉल्यूम है, और उसको तीन पैरामीटर्स है। फर्स्ट वन इज इंटीजर x, सेकेंड वन इज फ्लोट y एंड थर्ड वन इज फ्लोट z। यानी जब भी कॉल करते हो तो आपको पहली वैल्यू इंटीजर देनी पड़ेगी और बाकी की दो फ्लोट देनी पड़ेगी। अगर फ्लोट पहले दे देते हो तो ये आपको एरर देगा, कंपाइलेशन के टाइम पे एरर देगा, ओके। का एग्जांपल देखो यहाँ पर मैंने बनाया है, फ्लोट वॉल्यूम, इंटीजर a, फ्लोट b, फ्लोट c। तो हमने जो प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया था उसका हमने ये फंक्शन डेफिनेशन लिखा है कि कैसे फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम फाइंड करना है यानी a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, व्हाटएवर इज द वैल्यू दैट विल बी स्टोर्ड इनटू द b, ओके। सो इसका एग्जैक्ट एग्जांपल जो है वो यहाँ पर दिया है सम का, कि मैं दो नंबर्स ले रही हूँ, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, एंड x। नंबर 1 और 2 जो है वो मैंने यूजर से इनपुट करवाए, और सी आउट में देखो मैंने बोल्ड करके लिखा है सम नंबर 1 नंबर 2, यानी सम करके कोई फंक्शन है। तो सबसे पहले मीन के ऊपर देखो
इंट सम इंट इंट, यानी आपने एक फंक्शन बनाया सम नाम का, उसके दो पैरामीटर्स है इंटीजर टाइप की और उसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। तो ये क्या हुआ, फंक्शन डिक्लेरेशन हुआ। तो उसी कोड में सबसे लास्ट में जो दो लाइंस दी है वो देखो, इंट सम इंट ए इंट बी और रिटर्न ए प्लस बी। तो अब में क्या करना है, ए और बी जो भी वैल्यू आती है उसका एडिशन करके वापस मेन में भेज देना है। तो हमने रिटर्न कर दिया ए प्लस बी, और ए प्लस बी जो इंटीजर एडिशन होगा तो उसका वैल्यू ऑलवेज इंटीजर ही जनरेट होगा। तो यानी इसका रिटर्न टाइप हुआ इंट। तो यहाँ पर देखो सम नंबर 1 नंबर 2 मैंने जो पास किया वो नंबर 1 की वैल्यू जाएगी ए के अंदर, नंबर 2 की वैल्यू जाएगी की बी के अंदर, यानी ए और बी में अल्टीमेटली कौन सी वैल्यू है, नंबर 1 और नंबर 2 की। एडिशन होगा और कंट्रोल फ्लो कहाँ पे वापस चला जाएगा, जहां से कॉल किया था वहां पर। तो एडिशन होने के बाद फॉर एग्जांपल 12 है 34 है तो उसका आंसर होगा 46। तो रिजल्ट करके वो क्या डिस्प्ले करेगा, 46। तो यहाँ पे जो पूरा प्रोग्राम जो दिया है उसको आप रन करोगे टर्बो सी के अंदर, तो ये बाजू में रेक्टेंगल में आउटपुट दिया है, ऐसा आउटपुट वो दिखाएगा। तो तीन चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फंक्शन डिक्लेरेशन, फिर function definition, and the third one is wherever you want, wherever is the need, you can call that function with that appropriate list of parameters. अगर नंबर 1 और नंबर 2 जो है मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइप में इंटीजर दिया, लेकिन void main के अंदर नंबर 1 और 2 को मैंने फ्लोट बनाया, तो ये काम नहीं करेगा, it will give you error at the compile time. Okay? Next topic is with related to function is call by reference. In a traditional C, a function call passes arguments by value. The call function creates a new set of variables and copies the values of the argument into them. यानी जब भी फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं ना बाय वैल्यू, तो क्या करता है, जैसे मैंने पास किया ए और बी और सामने रिसीव किया एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक्स वाई का नया मेमोरी लोकेशन होगा और जो भी ऑपरेशन होगा उसका इफेक्ट एक्स वाई के मेमोरी लोकेशन पे ही आएगा। उसका अपडेशन मॉडिफिकेशन जो भी होगा एक्स वाई का वो आपको ए और बी में नहीं मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स function does not have access to the actual variables in the calling program and can only work on the copies of the values. यानी फंक्शन में जो भी काम करोगे तो वो x और y की वैल्यू चेंज करेगा, लेकिन जब भी फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा मेन में वापस आओगे तो वहां पर जो भी मॉडिफिकेशन किया है वैल्यू का उसका इफेक्ट आपको a और b में नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें जब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है उसमें जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो आपको मेन के अंदर उसकी इफेक्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्वैप टू वेरिएबल्स, स्वैप वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी आप दो वेरिएबल पास करोगे तो वैल्यू की दोनों वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, आमने सामने चेंज हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, तो उसका इफेक्ट मुझे मेन में चाहिए, तो वो कॉल बाय वैल्यू से नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस इश्यू C++ permit us to pass a parameters to the functions by reference. यानी आप लोगों ने रेफरेंस वेरिएबल पढ़ा है, यानी रेफरेंस वेरिएबल क्या था, इट्स अ alias to the variable, another variable, alias of another variable, ठीक है। That means when we pass arguments by reference in terms of functions, the normal arguments in the called function become aliases to the actual arguments in the calling function. यानी a और b जो पास किया ना, तो सामने रिसीव x और y ने किया है, तो वो जो x और y जो है वो क्या होगा, वो फॉर्मल आर्गुमेंट्स हो जाएगा जो अल्टीमेटली एक्चुअल आर्गुमेंट के साथ कनेक्टेड है। This means that when the function is working with its own arguments, it is actually working on to the original data, original location पे ही वो उसका अपडेशन आएगा। तो उसका एग्जांपल देखते हैं स्वैप का। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है, देखो कि m एंड n जो है वो फंक्शन स्वैप में पास किया मैंने, बॉटम थी सेकेंड लाइन, बॉटम टू सेकेंड लाइन, स्वैप m एंड n, m और n का वैल्यू 10 और 20 है। जैसे ही पास किया, सामने रिसीव किसने किया है, ऊपर फंक्शन डेफिनेशन में देखो सामने रिसीव किसने किया है, इंट
एम% ए इंट एम%b, यानी दोनों ए और बी का नई जगह पे की वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे। एम और एन ने जहां पे स्टोर करके रखा है उसी जगह को वो रेफर करेंगे। यानी जब भी आप ए और बी में कुछ चेंजेस लाते हो, दैट अल्टीमेटली यू गेट इट इनटू द एम एंड एन। दिस इज द पर्पस ऑफ रेफरेंस वेरिएबल, and with the help of reference variable you can achieve call by reference functionality in the function। यहाँ पे उसका पूरा डिटेल एग्जांपल दिया है। फंक्शन प्रोटोटाइप जब डिक्लेयर किया तब क्या हुआ, वॉइड, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। फंक्शन का नाम है स्वैप, इंटीजर एम%, यानी जो भी वेरिएबल पास होगा वहां उसका यहाँ पर रेफरेंस जनरेट होगा, यानी एलियास होगा, जो भी पास होगा उसका एलियास यहाँ पे मिलेगा हमें। ठीक है, तो वॉइड मेन के अंदर एम एंड एन की दोनों की वैल्यू सी आउट यूजर से ली है। देन आई हैव कॉल्ड स्वैप फंक्शन एम कॉमा एन। तो देखो फंक्शन डेफिनेशन में चले जाओ। फंक्शन डेफिनेशन में क्या लिखा है, वॉइड स्वैप इंटीजर एम% ए इंटीजर एम%b। अभी मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल लेके ए और बी की वैल्यू चेंज कर दी है, वो सिंपल लॉजिक है आपका। ठीक है, तो यहाँ से ए में जो है वो 10, बी में 20 जब आया तब तो ये 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे तो 20 वैल्यू की वैल्यू ए में आ जाएगी और ए की 10 वैल्यू है वो बी में चली जाएगी। और जब भी आप यहाँ पे फंक्शन का काम खत्म होते ही स्वैप फंक्शन के बाद का सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा मेन फंक्शन का, वहां पे एम एंड एन जो प्रिंट किया है वो आफ्टर स्वैपिंग वाली अपडेटेड वैल्यू दिखाएगा। जो भी चेंज हमने ए और बी के साथ से किया ना उसका चेंज अल्टीमेटली एम एंड एन में हुआ है। So this is a swap example, swap value of two variables. Next is return by reference, यानी अगर फंक्शन कुछ रिटर्न करना चाहता है वो भी रेफरेंस के मोड पे, तो वहां यहाँ पर चेंज क्या आ जाएगा, इंटीजर जो आपकी रिटर्न टाइप जो लिखते हैं ना हम फंक्शन की नेम के आगे, वहां पे जो जिस टाइप का डेटा है और एम%, दिस वे यू कैन रिटर्न दी रेफरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे x और y ग्रेटर देन कौन है, x ग्रेटर देन है तो रिटर्न x होगा, ग्रेटर देन y है तो y होगा, ये इफ के बेसिस पे। और x और y किस टाइप के हैं, रेफरेंस टाइप के हैं, तो यहाँ पे इंट एम% से उसका वो आपका टारगेट अचीव होगा। ठीक है, सिंस द रिटर्न टाइप ऑफ मैक्स इज इंट एम%, द फंक्शन रिटर्न्स द रेफरेंस टू x और y एंड नॉट दी वैल्यूज। उसका जो रेफरेंस जो उसको जो पॉइंट कर रहा है ना, या फिर x पॉइंट करेगा या फिर y जिसको पॉइंट कर रहा है, वो जो पॉइंटिंग रेफरेंस है वो रिटर्न होगी, एक्चुअल वैल्यूज रिटर्न नहीं होगी। देन द फंक्शन कॉल सच एज मैक्स a और b, a comma b will return a reference to either a or b depending on their values। जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे तो यहाँ पर a और b का जो भी वैल्यू पास हुआ, ठीक है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा। तो अगर रेफरेंस रिटर्न कर रहे हो तो ए और बी का जो रेफरेंस है दोनों में से किसी एक लोकेशन से हमें आंसर मिलेगा। हियर इज द एग्जांपल ऑफ दैट। यहां पर देखो मैंने प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया इंट एम% मैक्स इन अ ब्रैकेट इंट एम% कॉमा इंट एंड। ठीक है, क्योंकि पैरामीटर्स भी जो है वो रेफरेंस वेरिएबल्स हैं और इवन रिटर्न टाइप भी रेफरेंस वेरिएबल है। So with the help of reference variable you can do call by reference as well as return by reference also। यहाँ पर a और b मेन के अंदर a और b डिक्लेयर किया इंट a और b को हमने यहाँ पर रीड किया कीबोर्ड से। उसके बाद मैक्स a b कॉल किया मैंने। मैक्स a b जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उसका फंक्शन डेफिनेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या चेक करेगा, x और y का वैल्यू से चेक करेगा, तो रिटर्न x और y हो जाएगा। तो जैसे ये रिटर्न क्या कर रहा है, x और y रेफरेंस वेरिएबल, that means the return type is int एम%। तो यहाँ पर देखो int एम% लार्ज करके वेरिएबल लिया जिसमें वो मैक्स जो भी जिसका भी रेफरेंस रिटर्न करेगा वो लार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा। एंड देन आई हैव प्रिंटेड वैल्यू ऑफ लार्ज। नेक्स्ट इज इनलाइन फंक्शंस। However, every time a function is called, it takes a lot of extra time in executing a series of instructions for a task such as jumping to the function, saving registers, pushing argument into the stack। जब भी आप फंक्शन यूज करते हो तो स्टैक यूज होता है, रिटर्निंग टू दी कॉलिंग फंक्शन। यानी क्या है कि बीच में से
फंक्शन कॉल हुआ तो वहां से जंप होकर जहां है वो फंक्शन वहां जाना पड़ेगा, इंटरमीडिएट रजिस्टर्स लेने पड़ेंगे, उसकी जो पैरामीटर्स है वो कोई स्टैक पे स्टोर हो जाएगा, फिर वो वहां से काम खत्म करके वापस से मेन में आएंगे। ठीक है, दिस इज अ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग टास्क. So when a small function is small, a substantial percentage of execution time may be spent in such overheads. यानी 2 लाइन का फंक्शन बनाते हो तो वो 2 लाइन के एग्जीक्यूशन के सामने इसका ये कॉलिंग रजिस्टर, पुशिंग आर्गुमेंट टू स्टैक, ये सब कुछ उसका टाइम ज्यादा बढ़ा देगा। उसके सामने C++ में एक फैसिलिटी दिया हुआ है इनलाइन फंक्शन, यानी फंक्शन के आगे आपको इनलाइन कीवर्ड लिखना है। An inline function is a function that is expanded inline when it is invoked. यानी जहां से भी कॉल किया वहीं पे उसका वो पूरा रिप्लेस कर देगा। That is, the compiler replaces the function call with the corresponding function code. उसका सिंटेक्स यहाँ पे दिया है कि नॉर्मल फंक्शन जो लिखते हैं ना ऐसे ही लिखना है, लेकिन उसके आगे सिर्फ इनलाइन लिख देना है। यहाँ पर देखो मैंने कि इनलाइन फंक्शन बनाया, देखो नॉर्मल फंक्शन बनाया, डबल क्यूब डबल ए एंड रिटर्न ए इंटू ए। ठीक है, एक ही लाइन है। अभी इसको मुझे इनलाइन फंक्शन बनाना है तो मैंने उसके आगे इनलाइन लिख दिया, मैंने अंडरलाइन करके हाईलाइट किया है। तो इनलाइन के हिसाब से जब भी ये क्यूब का फंक्शन कॉल होगा ना, तो जब भी एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पे ये क्यूब 3.0 लिखा है ना, तो उसके सामने पूरा ये फंक्शन वहां पर पूरा लिखा जाएगा। ऐसे वो वर्क करता है। तो क्या है कि उसका जो फंक्शन कॉल है, आर्ग्यूमेंट पुशिंग ऑन टू द स्टैक्स जो है, स्टोरिंग इनटू रजिस्टर, वो जो टाइम कंज्यूमिंग है फॉर अ सिंगल स्टेटमेंट फंक्शन, वो वहां पे यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगा। All we need to do is to prefix the keyword inline to the function definition. All inline functions must be defined before they are called. यानी void main के पहले लिखना है हमें। Usually the functions are made inline when they are small enough to be defined in 1 or 2 lines. यानी inline function कब यूज करोगे? जब आपका फंक्शन जो है 1 और 2 लाइन का ही है, यानी 4-5 लाइन्स के लिए आपको फंक्शन लिखना है, इनलाइन फंक्शन यूज नहीं करना है। Remember that the inline keyword merely sends a request, not a command to the compiler. It's a request. यानी अगर कंपाइलर को लगा कि टेक्स्ट जो है आपने 5 लाइन का लिख दिया है, that is not appropriate for the inline function, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको वो कैंसिल कर देगा, इग्नोर कर देगा और उसको नॉर्मल फंक्शन के जैसे ही ट्रीट करेगा, जैसे करते हो वैसे। वो मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है। ठीक है, some of the situations where inline functions may not work are for functions returning values, if a loop, a switch or go to exist. रिटर्न करता है अगर फंक्शन कुछ, उस टाइम पे लूपिंग यूज करते हो तब इनलाइन फंक्शन यूज नहीं होंगे। फॉर अ फंक्शन नॉट रिटर्निंग वैल्यूज इफ अ रिटर्न स्टेटमेंट एग्जिस्ट। हाँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिटर्न अगर होता है फंक्शन में से कुछ तब ये इनलाइन यूज नहीं होगा। If functions contain static variables, in that case you cannot use inline functions. If inline functions are recursive, recursive call के functions जो है, ठीक है, recursion वाले functions जो है उसको भी आप inline function नहीं बना सकते, क्योंकि recursion में ultimately अगर looping आती है, अगर return कुछ आता है तो anyway वो regular function के जैसे ही handle होगा। यहाँ पे उसका देखो पूरा एग्जाम्पल दिया है। मैंने मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों का आंसर फाइंड करना है तो सिंगल स्टेटमेंट ही है, x इंटू वाई फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड ऑपरेटर फॉर डिवीजन। तो 2 फंक्शन बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे उसके आगे क्या लिखा, इनलाइन। आपका काम सिर्फ है अगर 1 या 2 लाइन का फंक्शन है, ठीक है, तो उसको इनलाइन बना देना, ठीक है। बाकी का काम वो कंपाइलर कर देगा। कंपाइलर को सूटेबल लगा कि नहीं ये इनलाइन के जैसे ट्रीट करने जैसा है तो ही वो यूज करेगा, 3-4 लाइंस है तो नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। C++ allows us to call a function without specifying all its arguments. In such a case, the function assigns a default value to the parameter which does not have a matching argument in the function call. That means मैंने फंक्शन बनाया, उसके 3 पैरामीटर्स है A, B एंड C इंटीजर टाइप के, ठीक है।
तो C++ आपको ऐसा फीचर देता है कि अगर आपको C का वैल्यू नहीं देना है एट द टाइम ऑफ कॉल ऑफ दैट फंक्शन, दैट इज पॉसिबल, लेकिन C को कोई डिफॉल्ट वैल्यू अगर प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन के टाइम पे दे दिया है तो आप उसका डिफॉल्ट वैल्यू के साथ वो काम करेगा। डिफॉल्ट वैल्यूज आर स्पेसिफाइड व्हेन द फंक्शन इज डिक्लेयर्ड। ठीक है, the compiler looks at the prototype to see how many arguments a function uses and alert the program for the possible default values। यहाँ पे देखो मैंने अमाउंट का एक प्रोटोटाइप बनाया है which is the return type is float and there are 3 parameters, float principal, integer period and float rate is equal to 0.15। यानी डिक्लेरेशन के टाइम पे रेट मैंने फिक्स कर दिया है अभी 0.15। अगर रेट की वैल्यू कोई नहीं देता है तो बाय डिफॉल्ट 0.15 ले लेगा, अगर रेट का कोई वैल्यू देता है तो वो नया वाला जो पास किया है वो वाला यूज करेगा। तो यहाँ पे देखो वन आर्ग्यूमेंट मिसिंग जो है, वन आर्ग्यूमेंट मिसिंग है ना, जैसे यहाँ पे 5000 और 7 दिया, 5000 इज योर प्रिंसिपल एंड 7 इज योर पीरियड। ठीक है, तो अभी रेट का वैल्यू तो दिया नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा 0.15 बिकॉज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आई हैव असाइन्ड द डिफॉल्ट वैल्यू टू दैट रेट पैरामीटर। In the next example, what is this? 5005, yani amount is 5000, period is 5 and 0.12. Now here I have mentioned 0.12. That means rate is 0.12. Don't take the default value. Okay. One more important point to note is that only the trailing arguments can have a default values. Therefore, we must add default values from right to left. यानी जितनी भी पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसका वैल्यू अगर कॉलिंग के टाइम पे यूजर नहीं देता है, डिफॉल्ट लेने हैं, तो उस टाइम पे आपको वो आर्ग्यूमेंट्स जो है वो लास्ट में लिखना है और एल्स राइट टू लेफ्ट लिखते हैं फंक्शन पैरामीटर लिस्ट में। ठीक है, We cannot provide a default value to the particular argument in the middle of an argument list। यानी बीच में कोई वेरिएबल का डिफॉल्ट दे दिया तो वो पॉसिबल नहीं है। डिफॉल्ट वाले और सभी पैरामीटर्स पीछे ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दिए हैं, कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल है स्टेटमेंट। int I, int j is equal to 5, int k is equal to 10। यानी लास्ट के जो दो है वो कौन से टाइप के पैरामीटर्स है, डिफॉल्ट टाइप के। यानी जी और की वैल्यू कोई पास नहीं करते तो डिफॉल्ट वो 5 और 10 ले लेगा। नेक्स्ट इज int I is equal to 5, int j, यानी int I is equal to 5, फर्स्ट पैरामीटर ही डिफॉल्ट दे दिया, दैट इज कैंसिल, दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट में क्या किया है, फर्स्ट और थर्ड को डिफॉल्ट वैल्यू दी है तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। लास्ट में क्या किया है, int I is equal to 2, j is equal to 5, k is equal to 10। ठीक है, तो तीनों ऑप्शनल है, तीनों के पास डिफॉल्ट वैल्यू है तो उसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द स्मॉल एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, पहले सम में 10 और 15 सम फंक्शन कॉल किया, 10 और 15, तो 10 x को असाइन होगा, 15 y को असाइन होगा, z और w वो 0 0 ले लेगा। सेम वे फॉर 10 15 25 एंड 10 15 25 30। ठीक है, तो ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। नेक्स्ट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर इन C++ where 2 or more functions can have the same name but the different parameters। यानी क्या है, यहाँ पर नाम सेम ही है लेकिन टाइप ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट, यानी उसका फंक्शन का काम चेंज हो जाएगा। Function overloading can be considered as an example of polymorphism feature in C++। यहाँ पे उसके एग्जांपल दिया है, प्रिंट के 3 डिक्लेरेशन स्टेटमेंट दिए हैं। फंक्शन नेम इज प्रिंट but the parameter type is integer I for first print, second print is having parameter as a double and third print is having parameter as a character constant। यानी जो भी प्रिंट करोगे उसके हिसाब से वो प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर मैंने प्रिंट 10 दिया तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, प्रिंट वाला, लेकिन जिसका पैरामीटर इंटीजर टाइप का है वो कॉल होगा तो वो सी आउट से उसका आई प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर फ्लोट वैल्यू पास की तो वो फ्लोट वाला फंक्शन जिसका पैरामीटर फ्लोट है वो वाला प्रिंट कॉल करेगा। और प्रिंट 10 यानी कैरेक्टर कांस्टेंट दिया है तो यानी वो कौन सा प्रिंट रिटर्न एग्जीक्यूट करेगा, जिसका पैरामीटर टाइप कैरेक्टर कांस्टेंट है वो वाला, दैट इज द थर्ड वन। तो ये प्रोग्राम है पूरा, उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट जैसे ही करोगे तो आपको आंसर मिलेगा।
नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस है वो नोटबुक में लिस्ट डाउन कर देना है, एंड जब भी हमारी मीटिंग होगी ऑनलाइन उसके टाइम पे हम वो आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.